हेलो एवरीवन, वेलकम टू संविदा वर्ग 3 ऑनलाइन क्लासेज। तो गाइज आज की इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जो कि बिल्कुल आपके सिलेबस के अनुसार है। गाइज इसमें 13 क्वेश्चन रहेंगे जिसे हम पूरी व्याख्या सहित समझेंगे। और गाइज ये प्रैक्टिस सेट आप लोग ज़रूर लगाएं और चेक करें कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास और चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। कौन शब्द विदेशी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको विदेशी शब्द बताना है। ऑप्शन है धर्म, शब्द, अंदाज या फिर प्रकृति। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या है? अंदाज। अंदाज एक विदेशी शब्द है और गाइस यह फारसी भाषा का शब्द है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? इनमें से कौन से शब्द में प्रत्यय नहीं है? ऑप्शन है विशेष, पीढ़ियों, लड़ना या फिर सैकड़ों। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विशेष। गाइस विशेष में कोई भी प्रत्यय नहीं है। देखिए पीढ़ी शब्द में यो प्रत्यय जोड़ने से पीढ़ियों का शब्द बनेगा। इस तरह से इन शब्दों में प्रत्यय है, लेकिन विशेष शब्द में कोई भी प्रत्यय प्रयुक्त नहीं है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। व्यवस्था में संधि है। व्यवस्था, ऑप्शन है दीर्घ संधि, यण संधि, वृद्धि संधि या फिर गुण संधि। तो गाइस बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यण संधि। व्यवस्था में यण संधि है। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? बी प्लस अवस्था। ठीक है, बी प्लस अवस्था इसका संधि विच्छेद होगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। और गाइस यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। नतमस्तक में समास है, कौन सा समास होगा? ऑप्शन है द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या फिर द्वंद्व समास। देखिए गाइस नतमस्तक, इसमें तत्पुरुष और बहुब्रीहि दोनों ही समास हो सकते हैं। कैसे होंगे? देखिए गाइस, जब नतमस्तक का विग्रह मस्तक से नत करेंगे तो इसमें करण तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। लेकिन जब इसका विग्रह नत है मस्तक जिसका वह करेंगे तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों सही हो सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। संज्ञा नहीं है, कुआं, ओरण, लड़ना या फिर जंगल। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या है? लड़ना। लड़ना जो है वो संज्ञा नहीं है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन 3 के साथ चला जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। तय शब्द है। तय, ऑप्शन है तद्भव, तत्सम, देशज या फिर विदेशी। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विदेशी। तय शब्द जो है वह विदेशी शब्द है और ध्यान रखना यह अरबी भाषा का शब्द है। देखिए अरबी भाषा के अन्य शब्द और क्या हैं, जैसे वकील, तूफान, तारीख, यह सब अरबी भाषा के शब्द हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। आग का तत्सम है। आग का, ऑप्शन है आगी, आग, अग्नि या फिर अग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अग्नि। आग का तत्सम हो जाएगा अग्नि, यह आग का तत्सम रूप है। देखिए आग तद्भव शब्द है, तत्सम की दृष्टि से शेष सभी त्रुटिपूर्ण हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अब देखिए गाइस, यहाँ पर हमारे लिए काव्यांश दिया गया है। पहले हम इसे पढ़ेंगे, इसके बाद के आगे के प्रश्न को देखते हैं। मैं नहीं चाहता चिर सुख चाहता नहीं, अविरल दुख, सुख दुख की आँख में चौनी,
खेले जीवन अपना मुख। सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण। फिर घन से ओझल हो शशि, फिर शशि से ओझल हो घन। जग पीड़ित है अति दुख से, जग पीड़ित है अति दुख से। मानव जग में बट जावे, दुख सुख में और सुख दुख से। अविरत दुख है उत्पीड़न, अविरत सुख भी उत्पीड़न। सुख दुख की निशा दिवा में, सोता जगता जग जीवन में। ठीक है, अब हम आगे के प्रश्न को देखते हैं। क्या है? कभी चिर सुख या चिर दुख क्यों नहीं चाहता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। चिर सुख असहनीय होगा, चिर सुख या चिर दुख संभव नहीं है, सुख की अति घातक होगा, या फिर दोनों मिलकर ही जीवन को पूर्ण बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोनों मिलकर ही जीवन को पूर्ण बनाते हैं। ठीक है, कभी जग में उस स्थिति, देखिए सुख और दुख दोनों के मिलने से ही जीवन पूर्ण बनता है, अतः कभी चिर सुख या चिर दुख नहीं चाहता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएगा। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कवि मानव के लिए किस स्थिति की कामना करता है? ऑप्शन है वह बहुत सुखी हो, दुख और सुख परस्पर बट जाएं, वह दुखी नहीं हो, या फिर वह समृद्ध हो। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दुख और सुख परस्पर बट जाएं। देखिए कवि जग में उस स्थिति की कामना करता है जिसमें मानव परस्पर सुख व दुख को बांट लेता है। देखिए यह तथ्य निम्नलिखित पंक्तियों से स्पष्ट होता है। क्या है? मानव जग में बट जावे, दुख सुख में और सुख दुख से। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन 2 के साथ चला जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इस काव्यांश में नाद सौंदर्य की दृष्टि से कौन सा विकल्प उपयुक्त है? ऑप्शन है उत्प्रेक्षा, रूपक, अंत्यानुप्रास, या फिर उपमा। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अंत्यानुप्रास। ठीक है, क्या है? इस काव्यांश में नाद सौंदर्य की दृष्टि से अंत्यानुप्रास अलंकार है। क्या है? जब पंक्ति के अंत में आने वाले शब्दों का अंतिम वर्ण या मात्रा समान हो तथा बार बार आए तो वहाँ अंत्यानुप्रास होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कवि ने सुख और दुख का साम्य किनसे बताया है? ऑप्शन है शशि और घन, चांद और सूरज, दिन और रात, या फिर ठंडा और गर्म। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कवि ने सुख और दुख का साम्य दिन और रात से बताया है। ठीक है, हमारा राइट आंसर ऑप्शन 3 के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, और गाइस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस काव्यांश में प्रमुख भाव है। ऑप्शन है संतुलन, वैराग्य, श्रृंगार, या फिर वीरता। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ। ठीक है, क्या है? इस काव्यांश में प्रमुख भाव संतुलन है। कभी चिर सुख और चिर दुख दोनों नहीं चाहता, बल्कि वह जीवन में सुख और दुख के संतुलन की कामना करता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 के साथ चला जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। सुख और दुख से ध्वनि साम्य वाला शब्द है। ऑप्शन है उत्पीड़न, अविरत, आंख, या फिर मुख। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मुख। ठीक है, सुख और दुख ध्वनि से साम्य वाला शब्द हो जाएगा मुख। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सही कथन है। 4 कथन दिए गए हैं, आपको सही कथन बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या है? कर्ता का स्थान प्रायः वाक्य के प्रारंभ में होता है। ऑप्शन नंबर 2,
ध्यान देना, कर्ता का स्थान प्रायः वाक्य के प्रारंभ में होता है। यह कथन जो है बिल्कुल सही है। देखिए, वस्तुतः वाक्य के दो प्रमुख तत्व हैं, कर्ता एवं क्रिया। क्रिया का संपादन कर्ता द्वारा होता है, जो कि वाक्य में क्रिया से पूर्व आता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन 2 के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सरल वाक्य है। कौन सा वाक्य सरल है? ऑप्शन है राम और सीता जाते हैं, श्रमिक श्रम करता है किंतु उसके फल से वंचित रहता है, चाहे सुबह हो जाए मुझे यह काम पूरा करना है, जो करे सो भरे। अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या है? राम और सीता जाते हैं। यह एक सरल वाक्य है। देखिए, जिस वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय तथा एक ही मुख्य क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन 1 के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पैसा कमाना एक बात है, उसे ठीक से खर्च करना दूसरी बात है। यह वाक्य है। देखिए, पैसा कमाना एक बात है और उसे ठीक से खर्च करना दूसरी बात है। यह वाक्य कैसा है? संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य या फिर युगल वाक्य? तो गाइस, यह वाक्य जो है वो कैसा है? संयुक्त वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि पैसा कमाना एक बात है, उसे ठीक से खर्च करना दूसरी बात है। ठीक है, तो संयुक्त वाक्य बनावट के आधार पर वाक्य का एक प्रकार है। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक समान स्वर के उपवाक्य योजक शब्दों के माध्यम से जुड़े होते हैं वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। कैसे? जैसे कि नेताजी सभा में आए और सभा शुरू हो गई, तो ये संयुक्त वाक्य है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। घी का लड्डू टेढ़ा भला का अर्थ है? ऑप्शन है उपयोगी वस्तु हर दशा में ठीक होती है, घी का लड्डू अच्छा होता है, घी बहुत महंगा होता है या फिर लड्डू सीधा नहीं होता है। तो गाइस, घी का लड्डू टेढ़ा भला लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा उपयोगी वस्तु हर दशा में ठीक होती है। ठीक है, शेष विकल्प जो है वो अर्थ की दृष्टि से सही नहीं है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और गाइस, यदि आप वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। असरफियां लुटें कोयलों पर मुहर का आशय है? ऑप्शन है बेपरवाह हो जाना, कोयलों की रखवाली करना, महंगी चीज की बजाय सस्ती चीज की परवाह करना या फिर सोने के सिक्के चुराना। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमारा राइट आंसर हो जाएगा महंगी चीज की बजाय सस्ती चीज की परवाह करना। असरफियां लुटे कोयले पर मुहर लोकोक्ति का आशय है। देखिए, असरफी की लूट और कोयले पर छाप लोकोक्ति भी इसी अर्थ में प्रयुक्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कारक का अर्थ है? कारक ऑप्शन है क्रिया को करने वाला, कार्यकर्ता, कार वाला या फिर कारखाने वाला। तो गाइस, कारक शब्द का अर्थ हो जाएगा क्रिया को करने वाला। ठीक है, जो कि हमारे लिए ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। देखिए, अन्य विकल्प में निहित तथ्य कारक के अर्थ से दृष्टि से असंगत है। और गाइस, एक बात और बता दूं और गाइस, यह बात भी आपको याद रखना है कि हिंदी में 8 कारक होते हैं। ठीक है, कितने? 8 कारक होते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। आज खालिस्तान संकट के बादल छाए हैं। ऑप्शन है देश को, देश पर, देश के या फिर देश से। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है गाइस। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आज देश पर संकट के बादल छाए हैं। हमारा राइट आंसर ऑप्शन 2 के साथ चला जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि है। द्वितीय भाषा शिक्षण की ऑप्शन है व्यतिरेक विधि, सिद्धांत प्रणाली,
व्यास प्रणाली या फिर तुलना प्रणाली। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या है? व्यतिरेकी विधि। देखिए, द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि व्यतिरेकी विधि है। व्यतिरेकी विधि भाषा शिक्षण का व्यवहारिक तरीका है जो किसी भाषा युग्म की समानताओं एवं अंतर का वर्णन करके भाषा को सुगम बनाने पर जोर देती है। और गाइस, इसीलिए इसे कभी कभी अंतरात्मक विधि भी कहा जाता है। ठीक है, अंतरात्मक विधि। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। किसका संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है? ऑप्शन है सस्वर वाचन, शुद्ध उच्चारण, कविता पाठ या फिर प्रतिलिपि। तो गाइस, हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रतिलिपि। प्रतिलिपि का संबंध बोलने के कौशल विकास से नहीं है। देखिए, जबकि शुद्ध उच्चारण, सस्वर पठन वाचन और कविता पाठ सभी का संबंध बोलने के कौशल के विकास से है, लेकिन प्रतिलिपि का नहीं है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भाषा कौशलों में सबसे पहले किस कौशल का विकास करना चाहिए? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वाचन, लेखन, श्रवण और उच्चारण। तो गाइस, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, श्रवण। भाषा कौशलों में सबसे पहले श्रवण कौशल का विकास करना चाहिए। देखिए, इस तथ्य को ऐसे समझा जा सकता है कि नवजात शिशु सर्वप्रथम सुनता है, तब उसका अनुकरण करके छोटी छोटी ध्वनियां उच्चारित करता है। भाषाई कौशल के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित क्रम प्राप्त होता है। कौन सा? श्रवण, उच्चारण और पठन और फिर है लेखन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन कथन संगत नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें करेक्ट आंसर बताना है। तो गाइस, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या है? पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साध्य है, साधन नहीं। ठीक है, यह कथन संगत नहीं है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साधन होती है, ना कि साध्य। तो यही कथन असंगत है, जबकि ये शेष कथन जो है वो संगत है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग का मुख्य प्रयोजन है। आपके ऑप्शन है विद्यार्थियों को विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना, शिक्षण में विविधता लाना, रोचकता का संचार करना या फिर मनोरंजन करना। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना। ठीक है, भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग का मुख्य प्रयोजन यही है कि विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना है, क्योंकि जिस अधिगम में जितनी अधिक इंद्रियां भाग लेती हैं वह अधिगम उतना ही अधिक प्रभावशील होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है। ऑप्शन है समाचार वाचन, व्याकरण शिक्षा, मौन वाचन या फिर सस्वर वाचन। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा मौन वाचन। देखिए, अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए मौन वाचन अधिक उपयोगी होता है। ध्यान देना दोस्तों, व्याकरण शिक्षा से भाषागत शुद्धता का विकास होता है और सस्वर वाचन से उच्चारण की शुद्धता का विकास होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 मौन वाचन के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। वर्तमान परीक्षा प्रणाली में दोष है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या है? इनमें से सभी, ये सभी सही हैं। क्या है?
इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम के अध्ययन की आवश्यकता नहीं रहती है, यह विद्यार्थी द्वारा अर्जित योग्यता का सही मूल्यांकन नहीं करती है और इसमें अंकन की कोई सुनिश्चित मापदंड नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों ही सही है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा, इनमें से सभी। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है। हिंदी शिक्षण में ऑप्शन है निबंधात्मक प्रश्नों से, बुद्धि परीक्षण से, प्रोजेक्टिव परीक्षण से या फिर उपलब्धि परीक्षण से। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपलब्धि परीक्षण से। हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच उपलब्धि परीक्षण से की जाती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन 4 के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। उपलब्धि परीक्षण के संबंध में कौन कथन उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन है निबंधात्मक प्रश्नों के मूल्यांकन में वस्तुपरकता का अभाव रहता है, मौखिक परीक्षा में पक्षपात की आशंका रहती है, क्रियात्मक परीक्षाओं में शाब्दिक ज्ञान का महत्व नहीं होता है या फिर वस्तुनिष्ठ परीक्षा से मौलिकता का विकास होता है। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा से मौलिकता का विकास होता है। यह कथन उपयुक्त नहीं है क्योंकि वस्तुनिष्ठ परीक्षा का उद्देश्य ज्ञानात्मक परीक्षण करना होता है। ठीक है, से सभी उपयुक्त कथन है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएगा। तो गाइस आज की क्लास में हमने हिंदी के 13 क्वेश्चन बिल्कुल व्याख्या सहित हल किए हैं, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो गाइस यदि आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और यदि आप वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।